उस टारगेट को उन्हें पूरा करना ही पड़ता है। संबंधित मंत्री उसकी समीक्षा करते हैं और एक मंत्रियों को ग्रुप होता है। मान लो एमएसएमई में हमने ऋण दिया और बैंक दिक्कत दे रही है तो वित्त मंत्री के साथ भी बैठक बातचीत होती है और उसमें से कुल मिला के निर्णय होता है। अगर नहीं हुआ होता तो हमारे स्टार्टअप कैसे बढ़ गए होते, हमारे कौशल विकास केंद्र कैसे बढ़ गए होते। तो कहीं ना कहीं समीक्षा करती है। अगर कहीं इस प्रकार की दिक्कत आती है तो उसको आपको बताएंगे, उसका कोई रास्ता निकालेंगे। धन्यवाद। नेतृत्व में वो भी विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, सक्षम भारत, सशक्त भारत, युवा, महिला, गरीब, मध्यम वर्ग के सशक्तिकरण और किसानों के सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण बजट प्रस्तुत हुआ है, ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत हुआ है। हिंदुस्तान के सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के जो भी विशेषज्ञ हैं, उन्होंने इस बजट की अपने संपादकीय में प्रशंसा की है, उसका विशेष तौर से उल्लेख किया है। स्वाभाविक है, हमारी 10 नंबर पे थी, वो आकर 5 नंबर पर आई। वो तीसरी शक्ति कैसे बने अर्थव्यवस्था में, इसका उल्लेख कहीं ना कहीं बजट में दर्शाया गया है और हिंदुस्तान के इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया ने इनका उल्लेख भी किया है। स्वाभाविक है, मोदी जी 4 बातों पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं कि हमारे लिए 4 जातियां हैं देश में, महिला है, युवा है, गरीब है। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं इस बजट में दिखाई गई है। मैं उल्लेख करके एक एक बात आपको बताता हूं, चूंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस केवल और केवल बजट के लिए रखी गई है और हिंदुस्तान भर में हमारे राष्ट्रीय लीडर इस बात पर उल्लेख कर रहे हैं। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी थी, तो हमारा आयकर स्लैब था, उसके अनुसार केवल 2.5 लाख रुपए के बाद ही हमारा आयकर टैक्स लगना चालू हो जाता था। मोदी जी ने 2014 में उसको बढ़ाया और पिछले वर्ष तक उसको 7 लाख रुपए तक किया और अभी बढ़ाकर सीधा 7 लाख से 12 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, इनकम टैक्स। एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिससे हिंदुस्तान का जो मध्यम वर्ग है वो अपने आप में खुशी महसूस कर रहा है। मोदी जी को पत्र लिखकर धन्यवाद दे रहा है और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया ने भी इसको सराहा है। और केवल यही नहीं किया है, तो जो हमारे कर्मचारी लोग हैं जिनको वेतन मिलता है, उनको तो 12.75 लाख रुपए इस को छूट से मुक्त रखा है। 12 लाख से ऊपर के जो लोग टैक्स देने वाले लोग हैं, उनमें लगभग 80,000 रुपए का पर ईयर उनको कहीं ना कहीं लाभ होने वाला है। और इसके साथ ही जो 50 लाख तक है, उसको 1 लाख से ज्यादा का कहीं ना कहीं इसमें एक छूट मिलने वाली है। सरकार ने बहुत सारी चीजों में जो किराया आमदनी था, टीडीएस था, उसमें भी 2.5 लाख 2,40,000 से बढ़ाकर 6 लाख तक का किया है। साथ ही 1 लाख करोड़ रुपए का जो हमारा नगरीय विकास है, उसके लिए एक अलग से फंड की स्थापना भी इस बजट में की गई है। गरीबों की आय बढ़ाने की दृष्टि से भी स्वनिधि योजना में एक बड़ा सरकार ने निर्णय लिया है। पहले उनको केवल हम 10,000 रुपए दे रहे थे, उसको 30,000 रुपए तक का बढ़ाने का काम इस सरकार ने किया है। 1 लाख जो अधूरे मकान है उनको बनाकर और इस वर्ष भी 40,000 हैंडओवर गरीबों को कर दे। इस बजट में बड़ी व्यवस्था की गई है। घर नल जल योजना जो पूरे देश में लागू है, लगभग 12 करोड़ से ज्यादा मकानों में पानी पहुंच गया है। आने वाले समय में और क्षेत्र का विस्तार हो, इसके लिए भी इस बजट में बड़ी व्यवस्था की गई है। एक बहुत बड़ी व्यवस्था की गई है महिला वर्ग के सशक्तिकरण के लिए, और खासकर SC ST की जो महिला है, जो योजनाएं चल रही हैं वो निरंतर चलती रहेंगी, लेकिन SC ST की जो महिला है उनको भी 2 करोड़ का टर्म लोन, ये उद्यमी जो महिलाएं बनेगी उनके लिए सरकार ने एक बड़ी व्यवस्था की है।
साथ ही सीनियर सिटीजन जो हमारे हैं उनको 50,000 से 1 लाख रुपए का उनकी आमदनी है तो उसको छूट से मुक्त कर दिया है, यानी कि पहले 50,000 था उसको 1 लाख किया है। एक बहुत बड़ा निर्णय किया है, उससे पंजाब को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। 36 प्रकार की जो जीवन रक्षक दवाएं हैं, कैंसर जैसी बीमारियां हैं, उसको कर से मुक्त कर दिया है, छूट कर दिया है पूरा। ये बड़ा निर्णय सरकार ने किया है। दूसरा एक बड़ा निर्णय किया है 25-26 में 200 जिलों में ये हम लोग डे केयर सेंटर कैंसर के लिए बनाएंगे और ये सभी जिला मुख्यालय पर बनेगा। इसका बहुत बड़ा लाभ कहीं ना कहीं पंजाब को मिलने वाला है। ये निर्णय इस बजट में सरकार ने किया है। साथ ही 6 जीवन रक्षक दवाएं पर टैक्स ज्यादा लगता था, उसको भी घटाकर कस्टम ड्यूटी है उसको 5% किया है। किसानों का जो किसान क्रेडिट कार्ड था उस पर 3 लाख का केवल लोन मिलता था, ऋण मिलता था, उसको बढ़ाकर सरकार ने 5 लाख रुपए किया है। किसानों के सशक्तिकरण के लिए भी केसीसी पर एक बड़ी 2 लाख की बढ़ोतरी की है। 100 जिलों में हमारा धन धान्य योजना कृषि योजना है। 1.7 लाख किसानों को इसका लाभ कहीं ना कहीं पूरे देश में होने वाला है और आने वाले समय में इसको 100 जिलों से और बढ़ाकर किया जाएगा। 25-26 में केवल 100 जिले ले रहे हैं। जो समुद्री हमारे उत्पाद होते थे उसमें कस्टम ड्यूटी 30% होती थी, उसको 25% घटाकर उसको 5% किया गया है, ताकि जो हमारे मछली पालन के लोग हैं, मछली पैदा करने वाले पकड़ने वाले लोग हैं, इनकी एक बड़ी संख्या देश भर में है, 7.7 करोड़ है, उनको इसका कहीं ना कहीं लाभ मिल सके। और इसके साथ ही हमारा जो तुअर, उड़द और मसूर दाल है, भारत इसमें आत्मनिर्भर नहीं है, लेकिन 10 साल से लगातार मोदी जी इस पर प्रयास कर रहे हैं और इसलिए फिर से उन्होंने 6 साल के लिए इस मिशन को बढ़ाने का काम किया है, ताकि हमको विदेशों की तरफ न देखना पड़े, भारत में ये चीजें प्रचुर मात्रा में पैदा हो सके। युवाओं की दृष्टि से इस बजट में बहुत बड़े ऐलान किए गए हैं। पिछले 5 वर्षों में 75,000 सीटें, यानी कि 10 सालों में 75,000 सीटें बढ़ाने का काम किया है। 63,000 से 1.35 लाख सीटें हमने बढ़ाई है। लेकिन फिर से सरकार ने ऐलान किया है कि हम 6,500 सीटें नौजवानों के लिए, मेडिकल कॉलेज है, इनमें बढ़ाने का काम करेंगे। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये बड़ा मुद्दा है पूरे विश्व में। इसको लेकर भी सीतारमण जी ने कहा है 500 करोड़ का एक बड़ा बजट रखा है और अभी मोदी जी अमेरिका में गए थे, पेरिस में गए थे। इस विषय पर गंभीरता से वहां के राष्ट्रपतियों से बातचीत की है, ताकि भारत इसमें सक्षम हो सके। 23 आईटी हैं भारत में, उसमें 6,500 सीटें और हम बढ़ाएंगे 10 वर्षों में, ऐसा माननीय हमारे वित्त मंत्री जी ने ऐलान किया है। मेडिकल कॉलेजों में 10,000 सीटें और बढ़ाने का, जिसमें पीजी है, यूजीसी है, इसमें बढ़ाने का हमने निर्णय किया है। और साथ ही स्किल बढ़ाने के लिए इसका एक बड़ा निर्णय इस सरकार ने किया है। व्यापारियों की दृष्टि से आप देखेंगे, पिछले लंबे समय से व्यापारियों की एक मांग होती थी और एमएसएमई में जो 5 करोड़ का केवल एक ऋण मिलता था, उसको गारंटी को बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया है, दोगुना करने का काम किया है। जो 7 टैरिफ रेट सरकार ने हटा दिया, अब केवल 8 रह जाएंगे, यानी कि उसमें भी व्यापारियों को क्या लाभ मिल सकता है। खिलौना उत्पादन में चीन पर हमको आत्मनिर्भर ज्यादा होना पड़ता है। चीन हमारे यहाँ से लगभग 4 लाख करोड़ रुपए उठाकर मार्केट से ले जाता है और इसलिए सरकार ने निर्णय किया है कि खिलौना के क्षेत्र में भी भारत आत्मनिर्भर बने, यानी कि एक तरफ रोजगार मिलेगा लोगों को और दूसरी तरफ हमारा जो पैसा है वो विदेशों में नहीं जाए, यही रुकने का काम होगा। हमारी जो लेदर है, इस स्कीम में हम कैसे आगे बढ़े, इसके लिए
22 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए सरकार ने सीमा शुल्क पूरी तरह से छूट दे दी है। ये बड़ा निर्णय सरकार ने किया है। सूक्ष्म उद्योग जो है उसमें 10,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा फंड ये सीतारमण जी ने किया है, ताकि जो छोटे छोटे हमारे उद्योग हैं, जो बड़े उद्योगों के सामने कभी कभी खत्म हो जाते हैं, उनको पैरों पे खड़ा करने के लिए पिछले 10 सालों में एमएसएमई में बहुत बड़ा काम हुआ है। तो इसमें भी 10,000 करोड़ का एक बड़ा फंड इस बजट में सरकार ने देने का काम किया है। श्रमिकों के लिए जो गिग वर्कर्स हैं 1 करोड़, इनको पहचान पत्र नहीं होता था, इनको श्रम पोर्टल पे चढ़ने का कोई काम नहीं होता था और उसके कारण उनका शोषण होता था। अब सरकार ने व्यवस्था की है, ऑनलाइन श्रमिक ई पोर्टल होगा, उस पर उनका पंजीकरण होगा, उनके स्वास्थ्य की गारंटी का पहचान पत्र बनाने का काम होगा, ताकि उनका शोषण नहीं हो पाए। एक बड़ा निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसमें लिया है। साथ ही नई परियोजनाएं, देश में जो भी विकास चल रहा है विकसित भारत की दृष्टि से, चाहे 4 लेन 6 लेन हो, मकान हो, हमारा बिजली उत्पादन का कोई क्षेत्र हो, तो ऐसी जो हमारी परियोजनाएं चल रही हैं देश में, उसके लिए भी 10 लाख करोड़ रुपए का व्यय नरेंद्र मोदी जी की सरकार की इस बजट में प्रस्तुत की गई है। राज्यों को कहीं ना कहीं केंद्र सरकारों के समय, कांग्रेस के समय में एक शोषण होता था, या जिस पार्टी की सरकार नहीं होती थी वो कहीं ना कहीं नुकसान करती थी, लेकिन मोदी जी ने सबको एक दृष्टि से देखने के लिए अभी जो 50 वर्ष के जो ब्याज दिया जाता है, ऋण दिया जाता है, उसको ऋण के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए इसकी व्यवस्था विभिन्न राज्यों के लिए भी की होगी कि भारत में सभी स्टेट हैं, तो उनको भी एक 50 साल के ब्याज पर वो ऋण देने का एक प्रावधान इस बजट में 1.5 लाख करोड़ का किया है। एक परमाणु ऊर्जा मिशन स्थापित करने का भी निर्णय किया है। 120 स्थानों तक 4 करोड़ लोगों को ले जाने के लिए उड़ान योजना, ये जो हमारा एयरपोर्ट है, बोले बहुत कम होते हैं, एक बड़ी संख्या बड़ी है, तो 4 करोड़ लोगों को इन 10 वर्षों में और बढ़ाने का काम आगे कैसे हो, इसकी व्यवस्था जो उन्होंने की है। बीमा क्षेत्र में जो हमारा FDI है 74% से बढ़ाकर इसको 100% करने का काम ये मोदी जी ने किया है। कुल मिलाकर हमारा जो बजट है वो युवाओं को समर्पित है, वो किसानों को समर्पित है, वो SC/ST के लोगों को समर्पित है, वो सूक्ष्म लघु उद्योगों के लिए समर्पित है, वो विकसित भारत के लिए समर्पित है, वो किसानों के लिए समर्पित है। कुल मिलाकर एक ऐतिहासिक बजट जो सीतारमण जी ने अब की बार प्रस्तुत किया है, उसके कारण मध्यम वर्ग, गरीब, किसान, मजदूर सभी में एक खुशहाली का संदेश दिया है। मैं इस बजट का एक धन्यवाद देना चाहता हूं अपने वित्त मंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं। उनके नेतृत्व में ही 80 करोड़ लोगों गरीबों को फ्री अनाज देने का काम ही हो रहा है। उनके नेतृत्व में दलित आदिवासियों का सम्मान, उनका सशक्तिकरण और महिलाओं का सम्मान, सशक्तिकरण, किसानों का सम्मान, सशक्तिकरण, ये कहीं ना कहीं निर्णय लगातार मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं और ये बजट फिर से और गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर ले जाकर सशक्तिकरण करने का काम करेगा। इतना समझिए। आप सबसे कहना सर, कैश फ्लो कहां से आएगा? सर, मेन कैश फ्लो कहां से आएगा और मिडिल क्लास के लिए क्या सोचा हुआ? मैंने अभी मिडिल क्लास की लगभग 17 रिलीफ सरकार ने दिए है। सबसे बड़ा तो रिलीफ बजट में इनकम टैक्स में दिया है, बहुत बड़ा दिया है। मतलब 10 साल पहले तक केवल 2.5 लाख था, 2.5 लाख के बाद टैक्स लगता था। अब सीधा पहले किया उसको 5 लाख, फिर किया 7 लाख 19 में, और उसके बाद अभी कर दिया 12 लाख। और उनको उसमें जो हमारे कर्मचारी जिन्हें वेतन मिलता उनको छूट देने का काम किया है। जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए भी उसमें छूट का प्रावधान किया है। कुल मिलाकर मिडिल क्लास खुशहाल है और अपने आप को वो ऐसा पा रहा है कि सरकार ने हमारे साथ, मोदी जी ने हमारे साथ बहुत बड़ा न्याय किया है। सर, जिसकी आमदनी 13 लाख है, क्या उसको
क्या छूट देंगे? 12 लाख तक देना है? मुझे लगता है बहुत स्पष्ट हो गया है। 12 लाख की सीमा तय की है और जो वेतनभोगी है उनके लिए 12,75,000 की सीमा तय की है। बजट अभी प्रस्तुत किया है। आगे भविष्य में क्योंकि कोई रास्ते बंद नहीं होते हैं, जब 2.5 लाख से हम 12 लाख आए हैं तो आने वाले समय में समय परिस्थिति जो निर्माण होगी उस हिसाब से निर्णय नहीं होगा। सर, मेरा सवाल ये है कि जिसकी आमदन 13 लाख है, क्या उसको पूरे का पूरा टैक्स देना पड़ेगा कि 12 लाख? मुझे लगता है पूरा टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये भी सरकार ने बहुत क्लियर किया है। 12 लाख के ऊपर जो आपकी आमदन होगी उस पर उस हिसाब से लगेगा। 12 लाख तक नहीं लगेगा। 13 लाख जोड़ने से कुछ पूरा देना पड़ेगा ऐसा नहीं। सर, जिन लोगों के आपने बताया कि काफ़ी लोगों को छूट दी है, जो लोग योजना के मुताबिक जिन लोगों को सरकार की तरफ से 1.5 लाख घर बनाने के लिए, कमरा बनाने के लिए दिया है, 1.5 लाख या 2 लाख जो भी सीमित किया गया, पहले तो हम जलंधर की बात करते हैं, जलंधर में या पंजाब की बात, उस आदमी को उसका घर बे है 1.5 लाख रुपए अपने मकान लेने के लिए, तो सबसे पहले उसको 50% कई उच्च अधिकारियों को कमीशन देनी पड़ती है। जब वो कमीशन तक आता है तब उसका 1.5 लाख का लोन पास होता है। तब भी जब उसका लोन पास हो जाता है, उसका कमरा बनने को आता है, तो आधी छत भी नहीं पड़ी होती, आधी दीवारें खड़ी होती है, तो उसको दूसरी किस्त लेने के लिए सालों लग जाते हैं। ऐसे में क्या सिस्टम है? ऐसे मतलब ये है भगवंत मान सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हमारे मध्य प्रदेश में या पूरे देश में जो भी प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत होते हैं उसकी किस्तें ऑनलाइन जाती है। बिल्कुल। ये देश में ऑनलाइन व्यवस्था नहीं थी। मोदी जी ने सबसे पहले 53 करोड़ लोगों का जो बैंक में खाता खोला, उसके पीछे भाव यही था कि बीच में कोई बिचौलिया पैसा नहीं खा जाए, ऋण स्वीकृत होने के बाद सीधा पैसा उसके खाते में जाए। यहाँ इस प्रकार का अगर गरीबों से मकान बनाने के लिए पैसे भ्रष्टाचार में लिए जा रहे हैं, इसका मतलब है आप पार्टी और मनमोहन सिंह की जो भगवंत मान की सरकार है ये भ्रष्टाचार में लिप्त है और इसकी शासन से, कानून से पकड़ कमजोर हुई है और गरीबों का सबसे ज्यादा शोषण भगवंत मान की सरकार में हो रहा है। ये आपके द्वारा मैं बता रहा हूँ। आर्य जी, आपने बहुत अच्छा बजट बताया और बजट अच्छा है, उसके लिए आपका बहुत अच्छा धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा बजट दिया और हमें बताया। मगर पंजाब के लिए इसमें कुछ खास नहीं किया, क्योंकि पंजाब के लोग खास करके इंडस्ट्रियलिस्ट ये मांग कर रहे हैं पिछले कई साल से हर बार बजट में कि पंजाब बॉर्डर स्टेट है, लैंडलॉक स्टेट है, इसके लिए कोई अलग से कोई फ्रेट सब्सिडी देते ताकि यहाँ के लोगों को बाहर से माल लाना, कच्चा माल लाना पड़ता है, तैयार माल बेचना पड़ता है, वो भी बाहर भेजना पड़ता है, उनको फ्रेट पे बहुत ज्यादा पड़ता है। पिछले कई साल से ये डिमांड है। मुझे लगता है जो बजट आया है वो केवल एक स्टेट के लिए, पूरे देश के लिए नहीं, बिहार के लिए काफी कुछ किया गया। बिहार का चूंकि इलेक्शन दरभंगा में 90% मखाना होता है, उनकी किसानों की लंबे समय से मांग हो रही थी। 90% देश में एक ही जगह होता है। जैसे मत्स्य पालन के लिए एक अलग से बोर्ड देने की बात की है, तो पूरा हमारा जो बॉर्डर एरिया है समुद्र के किनारे, वो आसाम हो चाहे बंगाल हो चाहे हमारे दक्षिण का, उनकी एक मांग थी। उन 7.7 करोड़ के साथ उनका एक इशू था, तो उन्होंने मांग की थी। लेकिन पंजाब की दृष्टि से मैं कहना चाहता हूँ, चाहे करतारपुर कॉरिडोर का मामला हो, बजट बता दो, चाहे फिर वंदे भारत चलाने के मामले हों, चाहे 4 लेन 6 लेन के मामले हों, चाहे हमारे शुद्ध नल योजनाएं हों, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, ये सबसे मिल ही रहे। और अभी जो छूटें मिली इसमें पंजाब भी सम्मिलित है। मुझे लगता है पंजाब सरकार यहाँ के गरीबों को आयुष्मान कार्ड ही नहीं बना रही है फ्री, जो 5 लाख का फ्री इलाज मिलना चाहिए। पंजाब सरकार कोई प्रस्ताव ही नहीं रखती है, गूंगी बहरी सरकार है जो पंजाब के हितों की बात ही नहीं करती है। लेकिन अभी जैसे ITI के बच्चे हैं तो पंजाब को भी लाभ मिलेगा। अभी हमारा जो MSME में हमने छूट दी है वो पंजाब को भी लाभ मिलेगा। हमने जो किसानों के डेवलपमेंट के लिए बात की है वो किसानों को उसका लाभ मिलेगा। सर, वो बहुत अच्छी बात है। आप कह रहे हैं कि पंजाब सरकार बात ही नहीं करती है, हम कर रहे हैं तो हमारी बात आप सुन ही नहीं है। इंडस्ट्रियलिस्ट बात कर रहे हैं, आप सुन नहीं रहे। क्या पंजाब सरकार की सुनी जाएगी या आम? नहीं, ये बजट है ना, बजट बनने से पहले हिंदुस्तान के जो भी
हमारे लघु उद्योग की जो संस्थाएं हैं, बड़े उद्योगों की संस्था है, पत्रकार है, आम जनता है, उससे पूछकर ही, मध्यम वर्ग के लोग हैं, युवा हैं, किसान हैं, सबसे पूछकर ही इस बजट का निर्माण हुआ है। सर, पंजाब के लिए जो आपने स्पेशल दिया है वो डिपोर्ट किए हुए जहाज भेज रहे हैं यहाँ पे। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने उठाया है। किसी भी देश में बाहरी लोग बिना कानून के पालन करके कोई पहुंचता है, हर देश के अपने कायदे, नियम कायदे होते हैं। जैसे भारत में भी बांग्लादेशी आए हैं, बिना नियम के आए हैं, बिना भारत की नागरिकता लिए जबरिया आए हैं, हम लोग भी उनको वापस कर रहे हैं। अमेरिका में हमारे लाखों लोग, पंजाब के देश के लोग रह रहे हैं वैधानिक रूप से, किसी को कोई नहीं छेड़ा जा रहा है, लेकिन एजेंटों के शोषण के माध्यम से गलत तरीके से हमारे कुछ लोग चले गए, उन लोगों को उन्होंने चिन्हित किया है और उन्हीं लोगों को वापस कर रहे हैं। मुझे लगता है उनका बड़ा शोषण कहीं ना कहीं एजेंटों ने किया है। और मुझे तो ये कहना जरूरी है यहाँ कि भगवंत मान की सरकार पंजाब में सो क्यों रही है कि एजेंट करोड़ों रुपए लेकर, लाखों रुपए लेकर हमारे नौजवानों को वर्गला रहे हैं, हमारे नौजवानों को अवैधानिक तरीके से भेजने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। ऐसे एजेंटों पर सबसे बड़ी कार्रवाई यहाँ पंजाब के अंदर भगवंत मान को सरकार को करना चाहिए। एक तरफ वो कार्रवाई नहीं करती, एक तरफ एजेंटों को प्रोत्साहन दे रही है और दूसरी तरफ वो पंजाब के लोग आ रहे हैं, उनका हाथ पकड़ने के लिए जा रहे हैं। ये दुधारू नियम नहीं चलेगा। और इसलिए आप देखिए, पहले जो लोग आए, एक विषय उठा, हथकड़ी लेकर आए, उनके नियम कायदे कानून है, लेकिन अभी ये दूसरा आया है, कल किसी को हथकड़ी लग के आए। हमारे प्रधानमंत्री जी वहां गए, भारत के सम्मान की चिंता, भारत के लोगों की चिंता, ये माननीय प्रधानमंत्री का प्रथम लक्ष्य है। अब हम नहीं सर, वही कर रहे हैं कि सिर्फ पंजाब में क्यों आ रहे हैं जहाज, इंडिया में और भी स्टेशन है। ऐसा नहीं, ऐसा है, केवल पंजाब का विषय नहीं है। जिस स्टेट के जो भी उनके पास आते हैं उनको वो वापस कर रहे हैं। हो सकता है अभी बड़ी संख्या उनको ये चिन्हित की हो, लेकिन किसी भी देश में, किसी भी देश के लोग जाए, वो केवल एक स्टेट के नहीं होते, अन्य प्रदेशों के होते हैं। तो सर, जैसे हमने बांग्लादेशियों की बात की है, सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रही है कि बांग्लादेशी, जो आपने कह दिया बांग्लादेशी को बांग्लादेश भेज ही नहीं रहे हैं, भेज ही नहीं वहां से तो आप सेटल कर रहे हैं। मुझे लग रहा है अब शायद जानकारी का अभाव है। अभी 3 बार इंडियन सरकार, भारत की सरकार 3 बार उनको पकड़ के भेज चुकी है, बांग्लादेश पहुंचा चुकी है। एक बार आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पढ़ा हो, एक दस्यो एक दस्यो हथकड़ियां तो नहीं लगियां, पर आया तो अमेरिका का मिलिट्री जहाज ही है ना इतने, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ क्यों प्रधानमंत्री उन्होंने किया? मुझे लगता है कि जिस बजट पर हम उसका जवाब हम सभी का दे सकते हैं, ऐसा नहीं। अभी हम लगातार पंजाब में आएंगे, इन विषयों पर आप बजट पे आ जाओ। अलग से मैंने शुरुआत में कहा कि मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बजट पे आ जाओ, बजट पे आ जाओ, बजट पे आ जाओ। 105 करोड़ लोग गरीबी रेखा तो रह रहे थे, ਤੁਸੀਂ ਕਹਾ ਕਿ 25 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ, 80 ਕਰੋੜ ਹਜੇ ਵੀ ਮੁਫਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੀਸਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੂਗੀ ਜਦਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਮੁਫਤ ਲੋਕੀ ਰਾਸ਼ਨ ਖਾ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 25 करोड़ जो बाहर निकल गए, 80 करोड़ का आप बता रहे। 105 करोड़ आपने कहा, 80 करोड़ जो लोग हैं उनकी बहुत साउंड स्थिति नहीं है, इसलिए उनको देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके काम प्रभावित कभी कभी होते हैं। तो स्वाभाविक है उनको भी हमें कहीं ना कहीं ताकत देने का काम कर रहे हैं। इसलिए आप देखो ना, एमएसएमई हो, चाहे रोजगार देने का मामला हो, चाहे फ्री अनाज देने का मामला हो, चाहे मकान देने का मामला हो, ये 25 करोड़ केवल अनाज से नहीं निकल गए। तो हमने उनको मकान दिया, उसमें उनका पैसा बचा, हम किसान सम्मान निधि, उसमें उनका पैसा बचा, हम अनाज फ्री दे रहे, उसमें उनका पैसा बचा। ऐसे कुल मिलाकर हम उनको खड़ा कर रहे हैं। जो पहले अगर हो जाता तो आज हिंदुस्तान में एक भी आदमी गरीबी रेखा के नीचे नहीं होता। 57 साल कांग्रेस की सरकार रही। सर, आपके हिसाब से लास्ट क्वेश्चन, आपके हिसाब से सर लास्ट चलते थे कि जो आपने बजट बनाया है, लोगों को कुछ लोन